बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट या इफ एल्स स्ट्रक्चर। मैं हूं मोहम्मद आबिद। आज हम इस प्रोग्राम में, इस लेक्चर में बहुत ही अहम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आपने इस वीडियो को, इस लेक्चर को आखिर तक बड़े एहतियात के साथ और गौर से सुनना है और उसके बाद कंप्यूटर पर इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना है। इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट इट इज अ टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट? यानी एक कंडीशन होगी और दो ऑप्शंस होंगी या दो चॉइसेस होंगी। कंडीशन एक होगी, याद रखना है। कंडीशन रिलेशनल एक्सप्रेशन को कहते हैं और कंडीशन का जवाब ट्रू या फॉल्स होता है। चॉइसेस या ऑप्शन या स्टेटमेंट एक ही चीज होती है। चॉइस कहें, ऑप्शन कहें या स्टेटमेंट कहें, वो सेम चीजें हैं। तो दो जनरल चीज होंगी, एक कंडीशन और दूसरी चॉइस या ऑप्शन। तो एक कंडीशन होगी, यहां पर अगर गौर से आप स्लाइड पर देखें, एक कंडीशन है और स्टेटमेंट और वन है और स्टेटमेंट टू है। यानी एक वो पोर्शन है जो इफ और एल्स के दरमियान होगा और एक वो पोर्शन है जो एल्स के बाद होगा। ठीक है। अब कंडीशन अगर ट्रू होगी तो कंप्यूटर स्टेटमेंट वन को पढ़ेगा, एग्जीक्यूट करेगा, रीड करेगा और एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट को स्किप कर देगा, छोड़ देगा। दोबारा सुन लें कि अगर कंडीशन का जवाब, याद रखें, कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है, स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स नहीं होती। स्टेटमेंट ने तो एग्जीक्यूट होना होता है डिपेंडिंग अपॉन ए कंडीशन। तो इन स्टेटमेंट वन कब एग्जीक्यूट होगी हमने ये समझना है और स्टेटमेंट टू कब एग्जीक्यूट होगी। तो स्टेटमेंट वन उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन ट्रू होगी और स्टेटमेंट टू उस वक्त एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट टू, जब कंडीशन फॉल्स होगी। तो एक कंडीशन है, दो ऑप्शंस हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इफ एंड एल्स आर कीवर्ड, यानी इफ का वर्ड जो है और एल्स का जो वर्ड्स हैं ये कीवर्ड है। सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। उन 32 कीवर्ड्स में से इफ और एल्स जो हैं ये दोनों भी कीवर्ड्स हैं या रिजर्व वर्ड है। इफ द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, वही बात कर रहा है कि ये कंडीशन जो इफ स्टेटमेंट में दी गई है वो ट्रू हो, देन द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट, तब वो वाली स्टेटमेंट या वो स्टेटमेंट्स का मजमुआ आफ्टर द इफ कंडीशन, जो इफ कंडीशन के बाद है, एल्स से पहले है, इफ कंडीशन के बाद है, आर एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट होंगे जब कंडीशन ट्रू होगी। इसकी दूसरी ऑप्शन क्या है? इफ, दूसरा असूल क्या है, दूसरा कानून क्या है? इफ कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट के अंदर दी गई कंडीशन, ये सिंटैक्स अगर आप देखें, ये कंडीशन क्या हो, फॉल्स, देन स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर द एल्स आर एग्जीक्यूट, जो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। सिंटैक्स कहते हैं लिखने का तरीका, इफ स्टेटमेंट को लिखने का तरीका। इफ स्टेटमेंट को जनरली हम दो तरीकों से लिखते हैं। एक यहां पर अगर आप गौर से स्लाइड पर देखें, इफ है, कंडीशन है, स्टेटमेंट वन है, एल्स स्टेटमेंट टू। यहां पर याद रखें, देखें, इफ और एल्स के दरमियान एक स्टेटमेंट है और एल्स के बाद भी एक स्टेटमेंट। यानी ये एक तरीका है कि अगर इफ के बाद एक स्टेटमेंट हो तो इफ के फौरन बाद यहां पर करली ब्रेसेस नहीं लगाते, और एल्स के बाद भी अगर एक स्टेटमेंट हो तो एल्स के बाद भी यहां पर करली ब्रेसेस नहीं लगाते। ये सिंगल स्टेटमेंट्स के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट है। इसी तरह अगर इस तरह स्लाइड पर देखें, इफ के बाद ये देखें करली ब्रेसेस हैं और इस करली ब्रेसेस के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, यानी एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, और ये वाला हिस्सा इस करली ब्रेस से लेकर इस करली ब्रेस तक, ये हिस्सा कहलाता है इफ ब्लॉक। इसी तरह एल्स के बाद भी करली ब्रेसेस हैं और यहां से लेकर यहां तक ये कहलाता है एल्स ब्लॉक। इसके अंदर भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ये करली ब्रेसेस कब लगाते हैं? जब इनके अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो, यहां पर भी और एल्स के बाद भी। दोबारा इधर से आ जाए इस स्टेटमेंट पर, इस सिंटैक्स पर, यहां पर इफ के बाद करली ब्रेसेस ने क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर सिंगल स्टेटमेंट। तो असूल क्या हुआ कि इफ के बाद अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो करली ब्रेसेस नहीं लगानी, इस तरह एल्स के बाद भी सिंगल स्टेटमेंट हो तो करली ब्रेसेस आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अब
असूल वही है कि कंडीशन अगर ट्रू हो, यहां पर आप अगर कर्सर को देखें, कंडीशन अगर ट्रू हो तो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, एल्स ब्लॉक को छोड़ देगा। और अगर कंडीशन का जवाब फॉल्स हो, ये कंडीशन का जवाब फॉल्स हो, तो एल्स ब्लॉक वाली स्टेटमेंट्स को, एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, इफ ब्लॉक वाली स्टेटमेंट्स को छोड़ देगा। ये इसका फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट इसका आप देख लें। कंडीशन अगर ट्रू हो तो इफ ब्लॉक के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन अगर फॉल्स हो यानी फॉल्स अगर हो तो फिर इस तरफ आएगा, तो एल्स ब्लॉक के बाद वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। ये इसका फ्लो चार्ट है। इसी तरह एक ये प्रोग्राम है, राइट है सी प्रोग्राम, सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम, सी प्रोग्राम से मुराद सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखना है, डेट इनपुट ए नंबर, जो नंबर को रन टाइम पर इनपुट लेना है, और एंड डिस्प्ले वेदर इट इज इवन और ऑड, ये वो इवन है या ऑड। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। अब इनको डिफाइन कैसे करते हैं? अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर को चेक करें, रिमाइंडर अगर 0 है, डिवाइड कितने से करना है? 2 से डिवाइड करना है। चेक किसको करना है? 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मालूम करना और रिमाइंडर को चेक करना है। अगर रिमाइंडर 0 है तो नंबर इवन होगा, रिमाइंडर 1 है तो नंबर ऑड होगा। तो याद रखें, मैं रिपीट कर देता हूं, किसी भी नंबर को इवन या ऑड कैसे साबित कर रहा है, कैसे प्रूव करना है कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें, रिमाइंडर मालूम करें। अगर वो रिमाइंडर 0 है तो नंबर इवन होगा, रिमाइंडर 1 है तो नंबर ऑड होगा। अब हम चेक कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। वाइड मेन प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है, मेन फंक्शन स्टार्ट होती हैं, ऊपर ये हेडर फाइल्स लिखी हुई हैं। इंट एन, एन एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का। प्रिंट एफ, एंटर नंबर, इस लाइन से क्या होगा? एंटर नंबर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। और स्कैन एफ क्या करता है? स्कैन एफ फंक्शन ये रन टाइम पर एक वैल्यू गेट करता है। जैसे एंटर नंबर, हमने एक वैल्यू एंटर की, कितनी? 20 लिखकर एंटर करेंगे, किसमें जाएगी? स्कैन एफ में। स्कैन एफ किसको देगा? एन को। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। अब हमने मालूम ये करना है कि ये जो नंबर 20 हमने एंटर किया है, ये 20 इवन है या ऑड है। कंप्यूटर को नहीं पता होता इवन या ऑड क्या होता है, कंप्यूटर जस्ट एक कंप्यूटिंग मशीन है, वो खुद से फैसला नहीं कर सकती। आपने अपने प्रोग्राम की लॉजिक से अपने प्रोग्राम की कमांड लिखकर स्टेटमेंट लिखनी है, इस अंदाज में लिखनी है कि आपका प्रोग्राम ये फाइंड आउट करके बताएगा। कंप्यूटर को खुद से पता नहीं चलता कि E20 इवन है या ऑड है। तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 20 हो गई। n रिमाइंडर 2, पहले इतने हिस्से का आंसर फाइंड आउट करना है, n रिमाइंडर 2 का। ये 1 के साथ इसको बाद में कंपैरिजन करना, ये फीसद नहीं है, एन रिमाइंडर 2 है। ये फीसद का निशान रिमाइंडर कहलाता है सी लैंग्वेज में या C++ में। तो एन की वैल्यू क्या है? 20। यहां पर देखें एन की वैल्यू 20 है। 20 रिमाइंडर 2, ये अलग से हमने लिखा है 20, एन की वैल्यू 20 है, 20 रिमाइंडर 2। तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, 10 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो इसका जो आंसर आ रहा है 0, उस 0 को, उस रिमाइंडर को 1 के साथ कंपेयर करेंगे। 0 इज इक्वल टू 1। तो 0 1 के इक्वल नहीं होता, कंडीशन हो गई फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो तो असूल क्या कहता है? इफ के बाद वाली स्टेटमेंट को छोड़ दें, एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट को पढ़ें, तो जवाब क्या आएगा? इवन नंबर। तो ये हमारे पास आंसर आया। हमने एक नंबर एंटर किया था 20 और आंसर क्या आया? इवन नंबर। अब इसी प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, किसी और नंबर के लिए चेक करते हैं। इस प्रिंटफ से क्या होगा? इस प्रिंटफ से, प्रिंटफ आउटपुट फंक्शन है, ये एंटर नंबर स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा यहां पर। अब हमने क्या नंबर एंटर करना है? 7। 7 लिखकर एंटर करेंगे, ये आएगा स्कैन एफ में। स्कैन एफ फंक्शन क्या करेगा? ये 7 को गेट करेगा रन टाइम पर और n वेरिएबल के हवाले कर देगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 7 हो जाएगा, क्योंकि हमने 7 एंटर किया। अब n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 7। 7 रिमाइंडर 2, 7 का को 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर मालूम करना है। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। उस 1 को कंपेयर करना है इस 1 से। तो 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंटफ ऑड नंबर, इफ के बाद वाली स्टेटमेंट को पढ़ेगा असूल के मुताबिक और एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। तो वो क्या जवाब देगा हमारे पास? ऑड नंबर। तो 7 क्या है हमारे पास? ऑड नंबर है। इसी तरह एक और प्रोग्राम है कि हमने ईयर एंटर करना है।
ईयर यानी कोई साल एंटर करना है और ये बताना है कि वो लीप ईयर है या नहीं। तो नॉर्मल ईयर जो होते हैं वो 365 डेज के होते हैं, लीप ईयर जो है वो 366 डेज का होता है, यानी लीप ईयर में 366 दिन 366 डेज होते हैं। तो नॉर्मल ईयर में जो फरवरी का मंथ होता है वो 28 डेज 28 दिन का होता है। लीप ईयर में जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिनों का होता है, याद रखना है आपने। और पूरा साल में लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। और लीप ईयर याद रखें 4 साल के बाद आता है। तो किसी भी साल को प्रूव करना हो कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो हम उस साल को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर मालूम करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो वो लीप ईयर होगा, अगर रिमाइंडर 0 ना हुआ तो वो लीप ईयर नहीं होगा। अब इसी तरह ये n एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, n वेरिएबल लिया है हमने ईयर के लिए। प्रिंटफ प्रिंट कराएगा, ये आउटपुट फंक्शन होता है प्रिंटफ, ये आउटपुट को प्रिंट कराता है। इससे क्या प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, एंटर ईयर प्रिंट हो जाएगा। 2020 हमने एंटर करना है, फर्ज करें कोई और साल भी आप यहां पर एंटर कर सकते हैं, हम फर्ज करें 2020 एंटर करें। 2020 में ये वैल्यू लिखकर एंटर करेंगे, ये जाएगी स्कैनएफ में। स्कैनएफ किसको देगा, एन को। स्कैनएफ एक इनपुट फंक्शन है, रन टाइम पर यूजर से वैल्यू लेता है। तो ये रन टाइम पर हमने क्या वैल्यू एंटर की, ईयर की वैल्यू 2020 एंटर की, ये गई स्कैनएफ में, स्कैनएफ देगा एन को। अब एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 2020 हो गए। अब एन का रिमाइंडर निकालिए, फीसद नहीं है, ये इफ कंडीशन में चेक करें, इसको कंडीशन बोलते हैं जो इफ के आगे लिखी हुई है, इसी को रिलेशनल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। एन की वैल्यू 2020 है, 2020 का जब 4 से रिमाइंडर निकालेंगे तो वो आंसर आएगा 0। रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर को चेक करना है, उस 0 को कंपेयर करना है हमने किसके साथ, इस 0 के साथ। तो 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन हो क्या हो जाएगी, ट्रू। तो इफ के बाद वाले हिस्से यानी इस प्रिंटएफ को पढ़ेगा, एल्स वाले प्रिंटएफ को छोड़ देगा। जब इस प्रिंटएफ को पढ़ेगा तो जवाब क्या आ जाएगा, यहाँ पर लीप ईयर आ जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि एक नंबर एंटर करना है और हमने ये फाइंड आउट करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, जो 0 या 0 से बड़े हों, और नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से लेस हों। तो हमने एक नंबर एंटर करना है, n एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का। प्रिंट एफ एंटर ईयर, एंटर ईयर नहीं, यहां पर एंटर नंबर आएगा, यहां पर हम कर देते हैं एंटर नंबर, NUMBER नंबर। तो यहां पर हमने इसको थोड़ा सा ठीक कर लिया, एंटर नंबर है, हम एक नंबर एंटर करेंगे। अब इसी तरह हम यहां पर कंडीशन में ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्योंकि अगर नंबर ग्रेटर हो या इक्वल हो 0 के वो पॉजिटिव नंबर है, 0 से लेस हो तो वो नेगेटिव नंबर होता है। तो यहां पर हमने ये प्रोग्राम को थोड़ी सी मिस्टेक्स थी, उसको करेक्ट कर लिया। इस प्रिंटएफ से क्या होगा, एंटर नंबर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। हमने क्या नंबर एंटर किया, 10 लिखकर एंटर करेंगे, स्कैनएफ में जाएगा, स्कैनएफ किसको देगा, एन को। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, एन की वैल्यू 10 हो जाएगी। एन की वैल्यू क्या है, 10 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 10 बड़ा है या बराबर है 0, तो 10 0 से बड़ा है या बराबर हो या 0 से ग्रेटर हो, कोई एक बात ठीक हो, कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये इसका कानून है, असूल है। और तो अगर कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, तो ये इफ ब्लॉक को, यानी इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक ये इफ ब्लॉक, तो इफ ब्लॉक की स्टेटमेंट को ये पढ़ेगा, तो जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर जवाब आ जाएगा। और फिर कहां पर आएगा, वेलकम। एल्स ब्लॉक को क्या करेगा, छोड़ देगा असूल के मुताबिक। इसी प्रोग्राम को हम एक और नंबर के लिए चेक कर लेते हैं। तो इस प्रिंटएफ से क्या होगा, इस प्रिंटएफ से एंटर नंबर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। हमने कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, -5। हमने -5 एंटर करेंगे, स्कैनएफ में जाएगा, स्कैनएफ किसको देगा, एन को। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। अब एन की वैल्यू यहाँ क्या है, यहाँ पर -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -5 ना 0 से बड़ा है ना 0 से के इक्वल है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो असूल के मुताबिक अब किसको पड़ेगा, एल्स वाले ब्लॉक को, यहां से लेकर यहां तक इन ब्रैकेट के दरमियान ये सारी स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक कहलाती है। तो कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स ब्लॉक को पड़ेगा, क्या जवाब देगा, नेगेटिव नंबर और साथ भी गुड बाय।
तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इन प्रोग्राम को ज़बानी याद करना है और कागज पर लिखकर प्रैक्टिस करनी है। जब आप कागज पर लिखेंगे तो आपको हर स्टेटमेंट को लिखने का पता होना चाहिए कि इसको कैसे लिखना है, कहां पर आपने सेमीकोलन कहां लगाना है, कहां पर आपने डबल कामे लगाने हैं, और इस स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को लिखने से कंप्यूटर क्या काम सरंजाम देगा, आउटपुट में क्या शो कराएगा। तो हर स्टेटमेंट को लिखने का तरीका आना चाहिए आपको ज़बानी, और हर स्टेटमेंट को लिखने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन लिखने से कंप्यूटर क्या काम सरंजाम देगा। तब जाकर आपको ये प्रोग्रामिंग की थोड़ी बहुत समझ आएगी। उसके बाद आपने कंप्यूटर पर इसको परफॉर्म करना है प्रैक्टिकल, और आउटपुट को चेक करना है कि क्या आउटपुट आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आ भी रही है या नहीं। फिर जाकर आपको प्रोग्रामिंग की समझ आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।